Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari. First of all, happy Mahashivratri to all of you. Today we are going to study an very interesting topic, that is tourism entrepreneurship and financial aspects. See, an entrepreneur is a person who spots an opportunity and takes the initiative to build a new business or startup. And entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize, and run a business enterprise, along with any of its uncertainties, in order to make a profit. In tourism, it means making new businesses that leverage innovative solutions and technologies to meet the expectation of today's travelers. और साथ ही साथ tourism entrepreneurship ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है एंड लोकल रिसोर्सेज को बूस्ट करने के साथ साथ इसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन भी करता है। तो चलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म के फील्ड में इसके रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन एंड रोल को देखते हैं। लेट्स बिगिन। एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि टूरिज्म प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उसे मैनेज करते हैं, टूरिज्म एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर की, एक बिजनेसमैन की जितनी भी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो इनके जो टूरिज्म एंटरप्रेन्योर है उनमें होनी चाहिए, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर का एक्सपर्टीज भी होना चाहिए। उसमें इन्हें एक्सपर्ट हो, सर्विस सेक्टर के फील्ड में इनके भीतर एक्सपर्ट होना चाहिए इन्हें। तो जो टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक उस प्रोसेस के रूप में जो कि टूरिज्म से रिलेटेड आइडियाज को डेवलप करता है, और साथ ही साथ अपने जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने एक्सपर्ट स्किल एंड इफिशियंसी को यूज करके नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को ब्रॉडन करते हैं ताकि जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड सोशल गुडविल को। एसएमई का ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन या रोल कह सकते हैं है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जितने भी नई मोस्ट ऑफ द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो एसएमई के थ्रू ही आती है, स्पेशली सर्विस सेक्टर में, और टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है ना। और इसकी इंपॉर्टेंस या रिकॉग्निशन और भी ज्यादा बढ़ क्यों रही है एसएमई की? क्योंकि प्रोडक्टिविटी तेजी से इस इंडस्ट्रीज में, इस बिजनेस वेंचर में प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से रेस कर रही है, और जो भी एंटरप्रेन्योर है एसएमई में काम करने वाले वो प्रमोट कर रहे हैं इनोवेटिव सर्विसेज को, इनोवेटिव सर्विसेज प्रोडक्ट और कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है। बीइंग अ सर्विस इंडस्ट्री, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जैसा कि मैंने बताया एसएमई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो जितने टूर ऑपरेटर हैं, मोस्ट ऑफ द टूर ऑपरेटर, कुछ एक बड़ी कंपनियों को छोड़ के मोस्ट टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंसी जो है एसएमई कैटेगरी में ही आते हैं। उसी तरह एकोमोडेशन सेक्टर इंडिया का देखिए, जितने भी बजट फ्रेंडली होम्स हैं या स्टे प्लेसेस हैं, सराय हुए, धर्मशाला हुए और होम स्टे है ना। उसी तरह से आपके हॉस्टल भी हैं। तो ये सारे एसएमई के भीतर आते हैं, और डेवलप्ड जो डेस्टिनेशन जो पूरी तरह डेवलप्ड है या डेवलपमेंट के डिफरेंट फेज में है, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो स्ट्राइव, वो उनकी इच्छा होती है, उनकी डिजायर होती है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस को वो स्टार्ट करे ट्रैवल टूरिस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जो भी एसएमई सेक्टर के बिजनेसेस होते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत लो होता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत लेस होता है। बहुत कम जगह में, बहुत कम पैसे में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज का ग्रोथ, सक्सेस या कितना सस्टेन करेगा डिपेंड करता है मैनेजरियल क्वालिटी में। आप में वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए। आप रिस्क ले सकते हैं, कंडीशन को फेल्योर होने पे आप उसे हैंडल कर सकते हैं, है ना। आप मतलब कि
रिसोर्सेस को यूटिलाइज कितने सही ढंग से कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिसोर्सेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, तो ये सारे स्किल्स पे एंड आप सर्विस ओरिएंटेड होने चाहिए। आप सिर्फ हवाई महल या हवाई किले डे ड्रीमिंग ना करके आप पूरी परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो विदाउट एनी डाउट आपका जो भी बिजनेस वेंचर है वो ग्रो करेगा। तो एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज किसी भी एंटरप्रेनर में, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, उसमें ये क्वालिटीज होना मोस्ट होता है। पहला आता है रिस्क टेकिंग। एज एन एंटरप्रेनर आपको रिस्क लेना ही होगा, बट वो बहुत ही उस रिस्क को आप कैलकुलेटेड वे में ले, ये नहीं कि बेतहाशा बिना आप कैलकुलेट किए आप रिस्क ले। और अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आपको ऑप्टिमिस्ट होना बहुत मस्ट है। आपको ये होप होना चाहिए कि मैं इस रिस्क को ले रहा हूं तो इस फील्ड में मुझे सक्सेस मिलेगा। इस होप के साथ उस काम को करना पड़ता, स्टार्ट कीजिए आप। और अगर फेल्योर होते हैं आपको वो नहीं चलता वो काम, आपको फेल्योर को फेस करना पड़ रहा है, तो फेल्योर को आप एक नॉर्मल इंसिडेंट के तरह लीजिए और उन चीजों को, जो भी रीजन है आपके फेल होने का, उसको एग्जाम्पल के उसको रेक्टिफाई कीजिए, उससे सीखिए एंड फिर से आप बिजनेसेस को अपने फिर से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी किसी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। साथ ही साथ सेल्फ स्टार्टिंग। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपना जो भी आपका एजम्पशन है, अपने आइडियाज एनर्जी के को बेस बना के आप किसी भी बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आप खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग में और डेवलपमेंट में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो। और क्योंकि इस समय आप ऑनर भी आप हैं, मैनेजर भी आप हैं, क्योंकि आपने सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया है। हम लोगों ने पढ़ा है बिजनेसेस में, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस, मैंने दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप अपने किस तरह से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई वेंचर, तो उसको रन कैसे करेंगे। तो आप किसी भी आइडिया को पिक करते हैं तो इंट्यूशन एंड अपने इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन के बेसिस पे आप किसी आइडिया को पिक करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री, टूरिज्म के जैसी कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री टूरिज्म की तरह है, तो वहां पे क्या होता है, प्रोडक्ट अट्रैक्शन ही है ना वहां का प्रोडक्ट। अट्रैक्शन और जो भी सर्विसेज है वो तो हमेशा से उस जगह पे है। तो आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपका इमेजिनेशन और इनोवेटिव माइंड होना चाहिए कि उस प्लेस को, वो अट्रैक्शन जो हमेशा से उस जगह पे प्रेजेंट है, उसको किस तरह से आप उसको नया नया तरीके से, नए इनोवेटिव तरीके से आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें क्या न्यू अट्रैक्शन आप एड ऑन क्या कर सकते हैं, न्यू स्ट्रेटेजी आप एक्सप्लोर करने के लिए, मार्केटिंग के लिए न्यू एट्रीब्यूट उसमें ऐड कीजिए, ताकि वो उस जगह की अट्रैक्शन वो बना रहे। तो किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट होता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अट्रैक्शन जो है वो हमेशा बना रहे। तो इसके लिए मस्ट है कि आप टाइम टू टाइम उस प्लेस को, उस प्रोडक्ट को रिनोवेट करते रहें, उसमें नए चीजों को, नए एट्रीब्यूट को ऐड कीजिए एंड नए इनोवेशन एंड आइडियाज को लाइए, ठीक है ना। और इनिशिएटिव, एज एन एंटरप्रेन्योर आप आइडियाज को पिक करते हैं, लेकिन सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से आप करना ही काफी नहीं हो कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे बिजनेस को डेवलप करूंगा, नहीं। आपको उसको तुरंत क्विकली उसको ऑपरेशनलाइज करना, इम्प्लीमेंटेशन मस्ट होता है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आप जो है आप बिजनेस को इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं विदाउट गेटिंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। दैट्स वाई आपको तुरंत ही, जैसे कोई आइडिया आता है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, आपने फ्रेमवर्क कर लिया, तो उसे इम्प्लीमेंटेशन उसका मस्ट हो जाता है देन एंड देयर। और इंफॉर्मेशन सीकिंग, एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू अंडर अपडेट योर नॉलेज। आपको टूरिज्म एंटरप्रेन्योर अगर हैं आप, तो आपको अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर ईयर हमेशा टूरिज्म ट्रेंड एंड टूरिस्ट के डिमांड बदलते रहते हैं। दैट्स वाई ये मस्ट होता है। तो इंफॉर्मेशन आप वेराइटी ऑफ सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं कि वहां पे किस तरह से डेप्ट मिलता है, लोन की क्या क्या वेरिएशन क्या है, कितने दिनों में आपको उसे पे करना होगा, क्या रिस्क है,
कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो आपको एप्रोप्रिएट बिजनेस लोन दे रहा है। उसी तरह आप अपने कंपटीटर के बिजनेस को उसको उसको आप चेक कीजिए कि किस फील्ड में वर्क कर रहा है, कहाँ पे उसके लूप होल्स है, उसके स्ट्रेंथ वीकनेस को। ये इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना पड़ेगा अपने अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो इंफॉर्मेशन जो भी आप गैदर करते हैं यही आपका की है आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस का, क्योंकि आपके नॉलेज अपडेट होता रहेगा और चीजों को आप कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप नई इनोवेशन के साथ बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं। तो इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, पर्सनल रिसर्च आप कर सकते हैं मार्केट का, है ना, और जो भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए और जो भी एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट आप करके इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यू मस्ट स्टार्ट, आप अपने जैसा कि मैंने बताया कोई भी बिजनेस आप अपने एजम्पशंस के बेसिस पे, एजम्पशंस एंड इमेजिनेशन के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरली है कि आप इसके लिए रेडी रहिए कि उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कैसा भी प्रॉब्लम आए आई कैन सॉल्व देम। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप उस बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे प्रॉब्लम खुद के खुद सॉल्व करना है, आप अदर जो भी आपके और रिसोर्सेस हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस के लिए ये मस्ट है कि वो अपने क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंटैक्ट रखे। क्वालिटी उसका बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए। इसके लिए मस्ट है कि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखे, कि स्टैंडर्ड तय करे कि मेरे प्रोडक्ट का ये स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे। उसके लिए उसको ये मस्ट हो जाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो कांस्टेंट मॉनिटर करे कि वो स्टैंडर्ड मेंटेन है कि नहीं, उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई, तो मॉनिटरिंग मस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके अंदर ये भी अदर इफिशियंसी क्या होना चाहिए, आपकी सिस्टमैटिक आपकी प्लानिंग में आपकी फेथ होनी चाहिए और परसुएंस स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कन्विंस कर सके कस्टमर को, मार्केट को, ठीक है ना। इसकी तो ये क्वालिटीज किसी भी एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस की अगर बात करें तो इसमें इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि कोई पर्सन है उसके अंदर सारी क्वालिटी है, वेल एजुकेटेड है, वो रिस्क ले सकता है, उसके पास गुड आइडिया है, इनोवेटिव आइडियाज है, रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हर चीज फेवरेबल है, एकदम बिल्कुल वो रेडी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एक मैनेजर की, एक एंटरप्रेन्योर की सारी क्वालिटी है, बट इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है अगर, तो वो उस जिस भी बिजनेस को या प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहा है उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो अंडर डेवलप रह जाती है, वो उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो इन्वायरमेंट में आपके सोशल इन्वायरमेंट, आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सारी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल सारी अगर जो भी सर्कमस्टांसेस है वो अगर फेवरेबल नहीं है तो आप कितने भी कैपेबल एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, आप उस प्रोडक्ट का, आपका प्रोडक्ट जो है पोटेंशियल होते हुए भी अंडर डेवलप रह जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये 4 C's का थ्योरी पे काम करता है। एंटरप्रेन्योरशिप का कंपोनेंट जो है वो 4 C's का थ्योरी है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पिटेंसीज, कंडीशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में वही बात है कि एंटरप्रेन्योर के भीतर जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर रिस्क टेकिंग की एबिलिटी हो, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी हो, वो करेजियस हो, है ना, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, और साथ ही साथ उसे नॉलेज हो, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, वो मार्केट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को रन कर सके। तो ये सारे स्किल, कैरेक्टर, साइकोलॉजिकल ट्रेट का मतलब क्या है कि अगर वो रिस्क लेने में वो डरे नहीं, ठीक है ना, वो रिस्क केवल डे ड्रीमिंग ना करे, उसके पास करेज होना चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए फेल्योर का, और स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल स्किल, मैनेजेरियल स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स, ये सारे स्किल बहुत मस्त हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर के भीतर। और कंडीशन, फैमिली में अगर वो बैकग्राउंड उसका अच्छा है, अगर वो बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो उसको बेस मिल जाता है,
फैमिली फर्म एंड कम्युनिटी की जो भी आपके कस्टम होता है ना, कस्टम कल्चर, और जो भी सोसाइटी अगर सपोर्टिव नहीं है, आप इनोवेटिव बहुत हैं और आपके इनोवेटिव आइडिया एंड प्रोडक्ट को सोसाइटी सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो फिर आप उस नए बिजनेस को, वेंचर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली कंडीशन, फर्म का कंडीशन, कम्युनिटी जो वो सपोर्टिव है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस होने पे, एंटरप्राइज के। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसा कि मैंने बताया कि सोसाइटी सपोर्टिव होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके इनोवेटिव आइडिया के सपोर्ट में होनी चाहिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक बेस आपका क्या है, आपके पास प्रॉपर फंड है कि नहीं। फंड आपका अपना फंड भी हो सकता है, आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, आप रिश्तेदारों से बोरो कर सकते हैं, तो फंड मैनेजमेंट भी मस्ट हो जाता है। तो किसी भी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं डिफरेंट व्यू से। एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि जैसे कि एक बिजनेसमैन है, एक पर्सन है, वो देखता है कि नेशनल पार्क, जो भी नेशनल पार्क में लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ ट्राइबल को देखने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो कस्टम कल्चर रिचुअल्स है, उनमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये वो क्या किया, वो इस चीज को, ये उसका इमेजिनेशन था, क्योंकि उसने ऐसा करके देखा। सो दैट्स वाई क्या किया गया, स्पाइस विलेज को डेवलप किया गया। एग्जाम्पल के लिए केरला का जो पेरियार नेशनल पार्क है, वहां पे स्पाइस विलेज नेशनल पार्क के पास स्पाइस विलेज को डेवलप किया गया, जहाँ पे आपके उसी तरह के ट्राइबल हट बने, इको फ्रेंडली हट बनाए गए हैं, जिसमें कि एलिफेंट ग्रास से उसकी छतें बनाई गई है, एंड ट्राइबल कम्युनिटी ही लोकल से उसको रन करते हैं, और वो सारी कुछ लोकल क्यूजिन की फैसिलिटी एंड सब कुछ उस तरह से किया गया कि उस ट्रेडिशन एंड कल्चर, यानी कि एथनो टूरिज्म में भी, एडवेंचर के साथ एथनो टूरिज्म में भी टूरिस्ट पार्टिसिपेट कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ से मिली, आपके इमेजिनेशन से ये अपॉर्चुनिटी मिली। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि कोई एक लेडी थी, उसने देखा कि इवनिंग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, शाम को टूरिस्ट बोर हो रहे हैं, तो उसने अपना फार्म हाउस दे दिया रेंट पे, और वहां पे लोकल फोकलोर, लोकल डांस, लोकल क्यूजिन, सारे कुछ फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया, और साथ ही साथ जो भी टूरिस्ट टूर ऑपरेटर के इनवॉइस में, उनके पैकेज में उसको इंक्लूड करा दिया। तो ये उसने देखा कि भाई, इसको उसने एक्सपीरियंस से देखा, ऑब्जर्वेंस से देखा, ठीक है। उसी तरह से ट्रेंड को अगर बात करें तो हेरिटेज होटल्स की ओर टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। दैट्स वाई राजस्थान के जो भी महाराजा स्टाइल जो भी होम स्टे जो भी थे, महल्स थे, उन पैलेसेस को हेरिटेज होटल्स में, टूरिस्ट एकोमोडेशन में चेंज किया गया। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके, सर्च करके आप अपने बिजनेस वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट पोटेंशियल में कि आप किस तरह के, आपका कौन आपके प्रोडक्ट को मार्केट में, आप जो भी आइडिया लेके आ रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, किस प्रोफाइल के हैं वो लोग। तो मार्केट रिसर्च जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मार्केट का पोटेंशियल देखेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहा है वो कितना डिमांडिंग है, मतलब कि हम उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, या डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं, उसमें कंपटीशन की क्या कंडीशन है। ये सारा चीज मार्केट पोटेंशियल को हमें देखना होता है एंटरप्राइज को सेटअप के लिए। और रिसोर्स मोबिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फर्स्ट आता है फाइनेंस इनपुट, बहुत ही मस्त होता है। बगैर फाइनेंशियल बेस आप किसी भी बिजनेस को, एंटरप्राइज को आप रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनिशियल फंड को, किसी भी दो बेसिक फंड आपको चाहिए होता है एंटरप्राइज को सेटअप करने का फंड, एंड वर्किंग कैपिटल। सेटअप होने के बाद वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए ताकि वो एंटरप्राइज रन हो सके। तो फाइनेंशियल फॉरकास्ट, किसी भी एंटरप्राइज, जो भी बिजनेसमैन है, उसको फाइनेंशियल फॉरकास्ट बहुत ही मस्ट होता है करना। फॉरकास्ट मतलब कि उसको देखना, उसका अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कि क्या क्या फाइनेंशियल खर्चे उसके क्या क्या आएंगे, एंटरप्राइज को एस्टिमेट करना कि क्या क्या लगेगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होंगी, वर्कर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कि डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो,
कि कितनी हम, कि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो भी हम डेट लेंगे, वो हमारे उसका इतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा कि वो हमारे डेट को कवर कर पाए, हम अपने जो भी हमने लगाया वो हमें वापस रिटर्न में मिले। उसी तरह क्रेडिट पॉलिसी, कॉन्टीजेंसीज यानी इफिशियंसी कितनी है आपके प्रोडक्ट की, तो ये सारा चीज पहले फोरकास्ट करना होता है। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि टूरिज्म बिजनेस या एजेंसी, तो ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करने के लिए किस किस फाइनेंशियल रिसोर्सेस को हम यूज करते हैं, वो भी मैंने दिया है लिंक, आप देख लीजिएगा। तो ओन कैपिटल कहाँ कहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है। ओन कैपिटल बैंक्स के थ्रू थ्रू आप फ्रेंड रिलेटिव और अदर लोगों से बोरो कर सकते हैं। और टर्म लोन जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है कि इतने दिनों में आपको वो लोन वापस करना होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक आपको वो लोन दे सकता है, या आप अपनी किसी इंश्योरेंस या अपनी कोई जो भी आपकी प्रॉपर्टी का कोई पार्ट है, अपने बिलोंगिंग को आप गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास, एक वो लोन मिल सकता है आपको। और पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड, यानी ये सारे रिसोर्सेस है फंड का, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है ये सारे, तो किसी भी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए। और आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि यू आर, जो भी फंड आप अरेंज कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग, जब भी आप फंड रेज कर रहे हैं, आपने बैंक से लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना टाइम रिक्वायर्ड इन ऑब्टेनिंग सच फाइनेंस, कितना समय लगेगा उस फाइनेंस को रिलीज होने पे, ठीक है। और लोन का एप्लीकेशन का टाइम क्या है, किस फंड को कितने 6 मंथ में, ईयरली कितने दिनों में आप उसे पे कर सकते हैं, रिपेमेंट कैपेसिटी आपकी कितनी है, ठीक है ना। ये सारा कुछ आप होमवर्क करके ही अपने एंटरप्राइज को, फाइनेंस को होमवर्क करके आपने स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस वेंचर को। मैन पावर रिक्वायरमेंट जो कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिटेल पे पढ़ चुके हैं, तो बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट, एक एडिक्वेट मात्रा में, नंबर्स में आपको मैन पावर की नीड होती है, जो कि राइट टाइम पे, राइट मैनर पे, राइट स्किल्स के साथ आपके पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए आप वही, जैसा कि हम बताया कि आप पहले ये देखेंगे कि किस फील्ड में आपको लोग चाहिए, उसके लिए आप उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके जो भी सैलरी को डिफाइन कीजिए, इनको वर्क डिफाइन कीजिए एंड ऑल। हम आप इसको डिटेल में देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो मैन पावर के रिक्वायरमेंट को देखना होता है, साथ ही टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ही मस्ट होता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया है, कौन सी टेक्नोलॉजी से आप उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करता है आपके फाइनेंस को, कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप मैन पावर को रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंस लगेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप मैन पावर की प्लानिंग करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी, मैन पावर का प्लानिंग करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के लिए कितने लोग चाहिए हमको, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मशीनरी यूज कर रहे हैं, क्या क्या कैपेबिलिटी एंड इफिशियंसी उनके भीतर होना चाहिए। तो मैन पावर टेक्नोलॉजी भी मस्ट हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। So see you in the next video. Till then, take care. Do subscribe, like and share. Thank you so much.